हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि मिडिएवल इंडिया जो एसएसटी में जे टेट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 है। एसएसटी मतलब हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। मिडिएवल इंडिया मतलब मध्यकालीन भारत। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स कीजिए, तो मैं कोशिश की हूँ कि पॉसिबल कर सकूँ। और ये नोट्स बेसिकली एनसीईआरटी के बेस्ड है। मिडिएवल इंडिया तो अभी यहाँ जानेंगे किस किस एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव, इसमें क्या क्या चेंजेस आए। मेजर थीम्स, रीजनल किंगडम्स, दिल्ली सुल्तनत, विजयनगर्स, मुगल्स, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस, मतलब इन सब बातों पे, इन सब विषय पे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अर्ली मिडिएवल क्या थी, प्रारंभिक मध्यकाल में क्या हुआ था, क्षेत्रीय राज्यों का उदय तथा कृषि और सिंचाई का विस्तार हुआ। मतलब क्षेत्रीय राज्य, जैसे कि हम लोग नवपाषाण से पढ़ना शुरू किए, कृषि का एम्फेसिस बढ़ा, तो जैसे जैसे कृषि बढ़ा स्थायी लोग बढ़ना शुरू हो गए, पशुपालन करने लगे। वैसे ही मिडिएवल इंडिया में तो बार बार फोकस किया जा रहा है कृषि और सिंचाई से, उनका बहुत डेवलपमेंट हुआ। मेजर पावर्स क्या थे, मेजर पावर्स जैसे कि पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव और चालुक्य, ये सब लोग बहुत पावरफुल थे। अब इसमें देखिए क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष, या मतलब बोलेंगे थ्री पार्टीज स्ट्रगल्स। क्या थे थ्री पार्टीज, मतलब तीन अलग अलग पक्ष के लोग का संघर्ष, स्ट्रगल क्या क्या था। तो मेन इश्यूज क्या था, कंट्रोल ओवर कन्नौज, मतलब कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करना था ताकि ये प्लेस मेरा हो सके, उसके लिए ही लड़ाई चल रही थी बार बार। तो पलास, गुर्जर, प्रतिहाराज और ये जो हमारे राष्ट्रकूट थे, ये तीनों मिले हुए थे, इनकी ही लड़ाई चल रही थी। कन्नौज वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सेंटर। तो कन्नौज का नाम हमें याद रखना है। राजा चोला फर्स्ट एंड राजेंद्र चोला फर्स्ट वेयर मेजर रूलर्स, मतलब राजा चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम वहाँ के इम्पॉर्टेंट या मेजर शासक थे। मजबूत प्रशासन, सिंचाई और समुद्री संपर्क, उत्तर मेरू अभिलेख स्थानीय संस्थानों की जानकारी देते हैं। मतलब उत्तर मेरू का जो इंस्क्रिप्शन है वो एविडेंस दे रहा है लोकल इंस्टीट्यूशन का। जैसे देखिए बृहदेश्वरा टेम्पल या आपको बृहदेश्वर टेम्पल भी कह सकते हैं, मंदिर कह सकते हैं, एट राजा चोल प्रथम से संबंधित है। मतलब तंजावुर प्लेस में तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजा चोल प्रथम से संबंधित है। तो ट्रेडिशनली डेटेड क्या था, मतलब वो उसको मानेंगे कि वो किस काल की बात हो रही। तो 12/6 से 1526 जो हमारा दिल्ली सुल्तनत का काल था। तो इसमें अब हमको कौन कौन से वंश आए, देखिए 5 डायनेस्टीज आए हैं। पहले क्या है, मामलुक, मतलब कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो MKTSL से याद रखेंगे, मामलुक, खलजी मतलब खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। कोर थीम इनका क्या था, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, सेंट्रल अथॉरिटी, रेवेन्यूज़, आर्मी, प्रांतीय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा गुलाम वंश। तो जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग अभी क्या पढ़े, देखिए दिल्ली सुल्तनत पढ़े, उसके बाद क्या आ गया, मामलुक, हाँ मामलुक, गुलाम वंश को जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने बिगेन किया था, इन्होंने शुरुआत किया था 1206 में। इल्तुतमिश सल्तनत को मजबूत और स्थिर किए। उसके बाद उनकी बेटी रजिया प्रमुख महिला शासक बनी। फिर बलबन राजसत्ता और अनुशासन को मजबूत किए। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको याद रखना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिर बलबन। अब है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। देखिए बहुत सटीक और बहुत सिंपल वे में आपको बताया जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। एक्सपैंडेड द सुल्तनत एंड डिफेंडेड अगेंस्ट मंगोल अटैक्स। सल्तनत
का विस्तार किया और मंगोल आक्रमणों का सामना किया। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अगर बात आएगा इन्होंने किसका सामना किया था, किसके साथ आक्रमण या अटैक से अपने आप को डिफेंड किया था, तो मंगोल के आक्रमणों से। स्ट्रिक्ट मार्केट रेगुलेशंस एंड प्राइस कंट्रोल, मतलब कठोर बाजार नियंत्रण और कीमतों का नियमन किया। मार्केट पॉलिसी हेल्प्ड मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट कंट्रोल्ड कॉस्ट, मतलब यहाँ पे बाजार में जो कुछ नियम कानून, कर लगाना या हर चीज़ का दाम फिक्स करना, ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक का है। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग कैसे बोला जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस तो थे, लेकिन साथ में वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो जाए, मतलब कि ऐसा था कि जिद था, अब वो सही है या गलत है। कैपिटल ट्रांसफ़र टुवर्ड्स दौलताबाद, मतलब राजधानी को दौलताबाद की ओर स्थानांतरित करने का प्रयास, जो कैपिटल था, राजधानी था वहाँ का, उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई या दूसरे को ट्रांसफ़र करके बनाने की कोशिश की। टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट, मतलब सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया। रेवेन्यू मेजर्स इन दोआब क्रिएटेड डिफ़िकल्टीज़, मतलब दोआब की राजस्व नीतियों से कठिनाइयाँ हुई। दोआब की राजस्व नीतियों से कठिनाइयाँ हुई। अब है क्या फिरोज शाह तुगलक को। तो हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर इन जनरल जानेंगे तो नहरों और सिंचाइयों के कार्यों को बढ़ावा दिया, सार्वजनिक निर्माण, बाग और बस्तियों का विकास किया। मतलब थोड़ा सा जो अगर सिंपल वे में समझेंगे तो पब्लिक वर्क में बहुत काम किया। तो देखिए आप, नहर, सिंचाई, कृषि, सार्वजनिक निर्माण में इन सब इनका फिरोज शाह तुगलक का बहुत योगदान था। इन जनरल हमको याद रखना है। अब क्या है, इक्ता व्यवस्था क्या थी, इक्ता को समझना होगा। इक्ता रिवेन्यू असाइनमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री सपोर्ट, मतलब प्रशासन और सैन्य सहायता के लिए राजस्व प्राप्ति का अधिकार। यही आपका कर का बात हो रहा है, टैक्स का बात हो रहा है। और इक्तादार मुक्ति प्रशासन और राजस्व संग्रह देखता था। इक्ता वॉज नॉट सिंपली प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, ये ऐसा नहीं था कि बस एक अपने आप में अकेले ही ये काम कर रहा था। इक्ता केवल भूमि की निजी मलकियत नहीं थी। अब है हम लोग का विजयनगर साम्राज्य। इसको देखिए, अभी मैं डिटेल में थोड़ा पढ़ा दे रही हूँ, वन बाय वन कुछ जो पॉइंटर्स हैं वो ऐसे यहाँ पे वर्बल आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब इसका MCQs आप सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आसान से सॉल्व हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी इसके सारे पॉइंट्स को वहाँ पे पुट करूँ MCQs में। तो विजयनगर एम्पायर कब बना था? 1336 में, 1336 में। कभी हरिहरा एंड बुक्का में, हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापना किया गया। कैपिटल क्या था? विजयनगर और हम्पी। राजधानी क्या था? विजयनगर, हम्पी। यहाँ पे और क्या था? कृष्णदेव राय प्रमुख शासक थे। तो विजयनगर, कृष्णदेव राय। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, टेम्पल्स, ट्रेड, उस वक्त के समय में कृषि, सिंचाई, मंदिर, व्यापार, ये सब बहुत, क्राफ्ट भी थे, ये सब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे। तलीकोटा कॉज्ड मेजर डैमेज। अब तलीकोटा से भारी क्षति हुई। तलीकोटा, बस आप वर्ड्स याद रखिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। जो लोग भी SST का कोर पेपर रहा होगा वो तो डिटेल में जानते होंगे, बट जो लोग नॉन SST वाले हैं, जिनका सब्सिडरी पेपर रहा होगा कभी एक भी, तो उनके लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है। बहमनी राज्य कब हुआ था? देखिए, बहमनी फाउंडेड इन 1347 इन दक्कन, मेजर दक्कन पावर एंड राइवल ऑफ विजयनगर। कौन थे दक्कन की प्रमुख शक्ति और विजयनगर की प्रतिद्वंदी? लेटर डिवाइडेड इनटू दक्कन सुल्तनत, मतलब बाद में दक्कनी सुल्तनतों में विभाजित हुआ। अब क्या है देखिए, भक्ति ट्रेडिशंस। तो भक्ति का जो एक ट्रेडिशन या परंपरा आया, ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति मुख्य थी। अनेक संतों और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। कई परंपराओं में कठोर कर्मकांड से सामाजिक बहिष्कार पर प्रश्न उठाए गए, मतलब कि जो ये नियम नहीं मानेगा उसको लिए कुछ न कुछ क्षति कर दिया जाएगा, कुछ गलत कर दिया जाएगा। यही है बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार। उसको लोग अपनाएंगे नहीं। तो मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, वो अपने आप में उसके लिए सजा है अगर कोई समाज के लोग उनसे बात नहीं करेंगे।
तो इम्पॉर्टेंट फिगर्स कौन कौन थे उस समय के साथ देखिए, आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक, अलवराज और नारायणाज। तो बाबर और हुमायूं के बारे में हमने समझा कि बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। कब? 1526 में। तो ये वाला ईयर हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बाबर हुमायूं के समय का या मुग़ल सल्तनत के बारे में हमको, साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छे से जानना है। क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी है आने के। तो बाबरनामा बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। हुमायूं ने शेर शाह सूरी के संघर्ष किया और बाद में दिल्ली वापस प्राप्त की। तो हुमायूं फिर शेर शाह सूरी से लड़ाई किया था और दिल्ली को ले लिया। शेर शाह सूरी के बारे में अब जानते हैं। इम्पॉर्टेंट रूलर थे, बिटवीन द टू मुगल्स फेस, दो मुगल चरणों के बीच के महत्वपूर्ण शासक थे, इम्पॉर्टेंट थे शेर शाह सूरी, उनके बारे में जानना होगा। तो उन्होंने क्या क्या काम किया था? इम्प्रूव्ड रोड्स, सरायज़, कम्युनिकेशन, मतलब कि रहने का, आवागमन के रास्ते का बहुत ज़्यादा व्यवस्था अच्छा किया था। राजस्व प्रशासन मजबूत किया, मतलब कि आपका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग किया। रूपी इज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ हिज मॉनेटरी रिफॉर्म्स, मतलब रुपया उसकी मौद्रिक व्यवस्था से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। अकबर के बारे में तो लगभग आप सब जानते होंगे। तो 1556 से लेके 1605 है उनका शासनकाल। मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया उन्होंने। अनेक राजपूत शासकों के साथ राजनीतिक संबंध थे उनके। सुलह, एक कूल, सार्वभौमिक शांति, सहिष्णुता का मतलब कि पीस एंड टॉलरेंस, सहिष्णुता, शायद मैं नहीं सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, सहिष्णुता का प्रॉपर टॉलरेंस उनके पास था। और इबादत खाना, धार्मिक विचार विमर्श में एक जगह डिस्कशन होता था जिसे कहते थे इबादत मतलब क्या? प्रे करना। तो इबादत खाना, धार्मिक विचार विमर्श वहाँ किए जाते थे। तो ये किसके रीजन में आया था? अकबर के। अब आता है मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब शाही सेवा के पद, रैंक, या फिर बोलेंगे स्टेटस इन इम्पेरियल सर्विसेज। तो जात व्यक्तिगत पद, सवार घुड़सवार दायित्व से संबंधित थे। जट इंडिकेटेड पर्सनल रैंक, सवार रिलेटेड टू कैवलरी ऑब्लिगेशंस, मतलब कि एक तरह से यहाँ आप ऐसे समझिए कि जैसे कि जट थे और जो सवार थे, इन दोनों को कैटेगराइज कर दिया गया था कि एक को आपका इंडिकेट पर्सनल रैंक में दिया गया था और एक को घुड़सवार बनाया गया था। मनसबदार प्रशासनिक और सैन्य भूमिकाएं निभाते थे। मनसबदार, ठीक है। जागीर, राजस्व प्राप्ति का अधिकार, केवल निजी भूमि मालिकाना नहीं। अकबर्स रिवेन्यू सिस्टम, मतलब अकबर की राजस्व व्यवस्था कैसी थी? तो टोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टोडरमल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस राजस्व व्यवस्था, इन दिस रिवेन्यू सिस्टम, जिसमें कि जब्त में कृषि राजस्व का मापन और आकलन शामिल था। मतलब कि हर जगह जो प्लेस था, जो जगह था कृषि के लिए, वो सबको मेजरमेंट करना, उसके लिए देखना कि किसको क्या, कितना, कहाँ, कैसे मिला है। एम क्या थे? व्यवस्थित और अनुमानित राजस्व संग्रह। अब ये सब इसलिए किया जा रहा था कि मान लीजिए कोई अगर बहुत पावरफुल है तो वो बोल दे कि ये मेरा ही ज़मीन जगह है, और जिसके पास पावर ना हो तो वो कह दे कि मेरा ये नहीं है, या चाहते हुए भी ना बोल पा रहा हो। तो ये सब अरेंजमेंट के लिए वहाँ पर असेसमेंट और मेजरमेंट किया जा रहा था प्लॉट्स का या कृषि राजस्व को देखने के लिए। जहांगीर एंड शाहजहां। जहांगीर इम्पॉर्टेंट पीरियड फॉर कोर्ट कल्चर एंड पेंटिंग्स। तुजुके जहांगीर प्रमुख स्रोत थे। शाहजहां क्या था? मुगल वास्तुकला और अत्यंत विकसित चरण थे। ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद उसके शासन से जुड़े हुए थे। मतलब कि देखिए ऊपर ही हेडिंग की दिया हुआ है कि दरबारी संस्कृति और चित्रकला का महत्वपूर्ण काल था। तो ताजमहल को बनाने का डिज़ाइन, लाल किला, जामा मस्जिद, उनके शासन से इसलिए जुड़े हुए थे कि उन्होंने उस पर बहुत सारा काम किया, उन्होंने बनवाया। औरंगजेब एंड मुग़ल चैलेंजेस क्या थे उनके बीच में? तो रीजन कौन सा टाइम था? 1600
58 से लेके 1707 1658 टू 1707 मुग़ल क्षेत्र बहुत विस्तृत हुआ, मतलब उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ और बहुत ज़्यादा उसका एक्सटेंशन हुआ, जिसमें कि लॉन्ग दक्कन अभियानों ने संसाधनों और प्रशासन पर दबाव डाला। 1707 के बाद क्षेत्रीय शक्तियाँ अधिक महत्वपूर्ण हो गई। 1707 के बाद जब इन लोगों का शासनकाल ख़त्म हुआ, महत्वपूर्ण पतन क्रमिक और बहुकारकीय था, मतलब कि डिक्लाइन वॉज ग्रेजुअल एंड हैड मल्टीपल कॉजेज, मतलब बहुत सारे कारण थे इनके डिक्लाइन होने का, इनका पतन होने का। इकोनॉमी एंड सोसाइटी क्या था? एग्रीकल्चर वॉज द मेन इकोनॉमिक बेस। उस वक्त भी खेती का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था और उससे बहुत ज़्यादा इनकम हो रहा था। फार्मर्स, कारीगर, व्यापारी, अमीर और सैनिक प्रमुख समूह थे। टेक्सटाइल्स, क्राफ्ट्स वेयर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इनलैंड एंड मार्टाइम्स ट्रेड कनेक्टेड रीजन्स, मतलब आंतरिक और समुद्री व्यापार ने क्षेत्रों को जोड़ा। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर क्या क्या था? अगर हम बात करेंगे सल्तनत का तो मेहराब, गुबंद, मीनार, किले और मस्जिदें सल्तनत के लिए। मुग़ल के लिए उद्यान, गुंबद, संगमरमर और सजावटी जड़ाई। पर्शियन या फारसी के लिए कई दरबारों में महत्वपूर्ण थी। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। ये सब हम लोग बात कर रहे हैं मिडिएवल इंडिया का। सोर्सेज क्या क्या थे देखिए। लिटरेरी क्या क्या थी उनकी? साहित्य, इतिहास ग्रंथ, बायोग्राफीज, रिलीजियस टेक्स्ट, ट्रैवल अकाउंट्स, मतलब जाने आने का सब हिसाब किताब। आर्कियोलॉजिकल इंक्रिप्शंस, मतलब अभिलेख, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, स्मारक और भवन, ये सब सोर्स थे जानने के लिए। इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट क्या थे? तो देखिए बाबरनामा, अकबरनामा, तुजुके जहांगीर। तो अब ये कौन लिखे हैं, किसने लिखे हैं, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि बाबरनामा, अकबरनामा और तुजुके जहांगीर किसने लिखा है इन सबको। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ लेना और आप उसका जवाब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट बैटल्स को देखते हैं कि कौन कौन से युद्ध बहुत ज़रूरी थे या हमें उन्हें याद रखना ज़रूरी है। 1192 में क्या हुआ था? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। फिर 1526 में सीक्वेंस में देखिए दिया हुआ है। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में। फिर 1527 में क्या? खानवा। तो ये 15 वाला सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में तो चलिए सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। फिर आपका 1539 में चौसा, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम। फिर 1556 में तो देखिए 26 से 56 अगर आप याद रखेंगे तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, है ना। और फिर 1565 में तलीकोटा। तो ये आपका बैटल पार्टीज रिजल्ट्स थोड़ा सा देख लीजिएगा डिटेल में, या कोशिश करूँगी कि वहाँ पे MCQs में ऐड करूँ। क्विक टाइमलाइंस तो ये पहले भी पढ़ाए हैं। 1206 से स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत। फिर 1336 में आ गया विजयनगर, 1347 में आ गया बहमनी। फिर 1526 मुग़ल रूल बिगिंस, मुग़ल काल आ गया। फिर ये अच्छा खासा समय तक चला। देखिए 1526 से 1658 तक तो चल ही रहा था। फिर अकबर आ गए, फिर तलीकोटा, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब। नेक्स्ट है देखिए दिल्ली सुल्तनत 5 डायनेस्टीज़ है। इक्ता है, 5 वंश और इक्ता। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब ये लोग क्या क्या किए हैं देखिए। 5 डायनेस्टीज़ का 5 डायनेस्टीज़ ने क्या क्या किया? इक्ता, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मार्केट रेगुलेशन, मतलब कि मार्केट को बहुत अच्छे से मैनेज किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स किए। विजयनगर, हम्पी और कृष्णा देवराय, भक्ति, सूफी, आइडियाज़ एंड सेंट्स। और मुगल्स, बैटल्स, अकबर, मनसाबदरी, रेवेन्यूज़। नाउ फाइनल रिवीजन। रीजनल किंगडम्स, दिल्ली सुल्तनत, विजयनगर एंड बहमनी, भक्ति एंड सूफी, मुगल एम्पायर। रीजनल पावर्स,
Medieval India is not only the history of rulers, it is also the history of farmers, artisans, traders, communities, language, religions and art and ideas. मध्यकालीन भारत केवल शासकों का इतिहास नहीं है, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बदलावों का भी इतिहास है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं कोशिश की आपको समझाने की सिंपल वे में, और बहुत सिंपल एनसीईआरटी के बुक्स का ये कंटेंट है, जो कि पूरा किताब लेंदी है, बस उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर में वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। और अगर आपको ठीक लगे तो आप एक बार सुन लें, और इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन था कि अकबरनामा, बाबरनामा ये सब किसने लिखा है, तो जिनको भी पता है वो प्लीज़ मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।